राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे डीबीएमएस पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से रिलेटेड हर बार एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है पेपर के अंदर, तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड आज सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे पीवाईक्यू सीरीज में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाके मेरी बाकी वीडियोस को भी चेक करो, जिसमें मैं मोस्टली हर एक यूनिट के पीवाईक्यू सीरीज करवा रही हूँ और धीरे धीरे हम एग्जाम से पहले मोस्टली सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इंडेक्सिंग के बारे में कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है और थर्ड होती है क्लस्टर इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। प्राइमरी इंडेक्सिंग हमारी एक सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, बिल्कुल सॉर्ट मिलेगी हमें वो, और उसमें हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट होगा ना वो हमारी प्राइमरी की होती है, ठीक है। सर्चिंग हमारी प्राइमरी की के इक्वल होती है और वो सॉर्टेड फॉर्म में होती है, तो वो हमारी आ जाती है प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग की हमारे पास टू टेक्निक्स होती हैं, एक डेंस इंडेक्सिंग होती है और एक स्पार्स इंडेक्सिंग होती है। तो स्पार्स इंडेक्सिंग हमारी वो बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में होगी हमेशा, इसमें कुछ भी अनसॉर्टेड वे में नहीं होगा, सब कुछ ना एक अच्छे से एक्सेस होएगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव वी कैन एक्सेस द ब्लॉक और डाटा एकदम कंप्लीटली हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा आ जाएगा स्पार्स इंडेक्सिंग। वहीं अगर डेंस इंडेक्सिंग की बात करें तो हम छोटी सी जगह में ना बहुत सारे डाटा को स्टोर कर देते हैं और ये मोस्टली अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्सिंग कंप्लीटली सॉर्टेड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर उसकी टेक्निक की बात करें ना तो हमारी जो डेंस इंडेक्सिंग होती है ना वो हमारी अनसॉर्टेड फॉर्म में होती है। तो इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग। सेकेंडरी इंडेक्सिंग हमारी अनसॉर्टेड फॉर्म में होती है। उसके बाद आ जाती है क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग हमारी ये होती है कि एक तो सॉर्टेड वे में होती है और इसमें डुप्लीकेट डाटा एंट्री भी हो सकती है, लेकिन जब सर्च एलिमेंट है ना हमारा वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, वो हमारी हो जाती है क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो ये सारा का सारा आ जाता है इंडेक्सिंग के अंदर। तो अब बेसिक सा ओवरव्यू हो गया है और डिटेल में हम क्वेश्चंस के साथ इसको आगे फर्दर कंप्लीट करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्लस्टरिंग इंडेक्स इज क्रिएटेड व्हेन, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। प्राइमरी की इज डिक्लेयर्ड एंड ऑर्डर, नो की ऑर्डर, फॉरेन की ऑर्डर एंड देयर इज नो की एंड नो ऑर्डर। तो यहाँ पे होएगा प्राइमरी की इज डिक्लेयर्ड एंड ऑर्डर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि प्राइमरी की को डिक्लेयर करता है और ऑर्डर में, मतलब यहाँ पे नो की होनी चाहिए। नॉन की को हम ऑर्डर फील्ड में ही बोलते हैं, हमारी वो हमारा ऑर्डर्ड वे में ही आ जाता है। देखो, there are several types of order index. A primary index is specified on the ordering key field of an ordered file of records. ये प्राइमरी की वो वाली नहीं है कि यूनिक और नल नहीं होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें तो हम सर्च एलिमेंट को प्राइमरी की नहीं बना सकते, वैसे इसके अंदर प्राइमरी की होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ ऑर्डरिंग फील्ड इज नॉन की एंड देन इट इज नोन एज क्लस्टरिंग इंडेक्स। जब हमारी ऑर्डरिंग फील्ड नॉन की होगी ना तभी हम इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग इंडेक्स बोलते हैं। सॉरी, non-key and ordered means if numerous records in the file can have the same value for ordering field, and it is also known as non-dense index. तो clustering index हमारा कौन सा होता है, non-dense index भी होता है, इसको याद रखना, ठीक है। हाईलाइट कर रही हूँ मैं कि हमारा क्या होता है, non-dense index भी होता है, और ये चीज भी याद रखना, non-key and ordered, सारी हो गया, चलो कोई ना। तो इट इज एन ऑर्डर्ड फाइल विद टू फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड हमारी सेम टाइप होती है क्लस्टरिंग की और सेकंड फील्ड हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक पॉइंटर रहता है। तो इसको याद रखना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, सेम इसी के अंदर से है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। उसके बाद आ जाता है हमारा, इन द इंडेक्स स्कीम ऑफ ब्लॉक्स टू ए फाइल द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द फाइल डिपेंड्स सॉरी तो इसमें किसके ऊपर डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर इंडेक्स एंड साइज ऑफ द इंडेक्स, या फिर सिर्फ साइज ब्लॉक और एड्रेस के साइज पे डिपेंड करती है, इंडेक्स पे, ब्लॉक साइज के इंडेक्स पे, या फिर ब्लॉक के साइज पे। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर, हम कितने नंबर ऑफ ब्लॉक यूज करें इंडेक्स के लिए और उसका इंडेक्स का साइज क्या है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए। इसमें क्योंकि जो नंबर ऑफ एड्रेसेबल ब्लॉक्स होते हैं ना हम एक इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, वो हमारा इक्वल होता है साइज ऑफ ब्लॉक या डिवाइड बाय ब्लॉक एड्रेस के। तो ऐसे ही जैसे हम अलमीरा में एक
रैंक में कितने कपड़े सेट कर सकते हैं, कितनी बुक्स स्टोर कर सकते हैं, तो वो काउंटिंग करके हम उसको क्या करते हैं, अगर एक में 10 आ रही है तो 10 में कितनी आएंगी, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना। ये भी बिल्कुल बेसिक सा वही लॉजिक है सेम। इसके कई बार न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं, तो इसके कुछ चीजें माइंड में रखना, जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्लॉक्स वी कैन यूज फॉर द इंडेक्स इनटू बाय नंबर ऑफ एड्रेसेबल ब्लॉक्स यूजिंग वन इंडेक्स ब्लॉक। जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको, मैक्सिमम ब्लॉक्स हम कितने यूज कर सकते हैं और उसका एड्रेस ब्लॉक क्या आएगा एक इंडेक्स ब्लॉक के लिए। तो साइज ऑफ ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी मल्टीप्लाई में बी, जितने भी हमें हमारे पास ब्लॉक है और उस एक साइज का ब्लॉक का साइज कितना है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ फाइल आ जाएगा। इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, ये मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 2-3 फॉर्मूलेस गिवन है इसके अंदर, नंबर ऑफ एड्रेसेबल ब्लॉक्स वाला है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक एड्रेसेबल एड्रेसिंग फाइल अगर हमें निकालनी हो एक फाइल की वो है, और साइज ऑफ द फाइल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले है इसके अंदर से, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे भी आ जाता है कई बारी, तो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है डैश system is market oriented and is used for data analysis by knowledge workers including managers, executives and analyst। तो अगर इसमें से इनमें ऑप्शंस में से अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है ना, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इनमें क्वेश्चंस को। तो OLTP क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और OLAP क्या होता है हमारा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो एनालिटिक्स के बारे में पूछा तो हमारा क्या आ जाएगा, OLAP आ जाएगा, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। तो देखो ये एक डायग्राम है आपके सामने, OLT पे हम क्या होते हैं, हमारी डाटा की ट्रांजैक्शंस होती है, तो ज्यादातर हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कब हमें अपडेट करना है, कब इंसर्ट करना है, कब कमिट करना है, कब रोल बैक करना है, तो ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये सारे हम ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये मोस्टली हमारी क्या होती है, बिजनेस प्रोसेसेस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग। वहीं अगर हम एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स में हमें क्या क्या करना पड़ता है, डाटा की माइनिंग करनी पड़ती है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, बिग डाटा में से फाउंड आउट करना पड़ता है। तो एक तरह से ये बिजनेस पूरा क्या होता है, डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, और इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारी, इसको सारा का सारा काम हमारा इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो एक बेसिक सा डिफरेंस कर लेते हैं फटाफट इसका, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए कल को तो हमारा छुट्टी ना पेपर के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारी डाटाबेस क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। वहीं अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये हमारा मॉडिफाइंग सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होता है जो पहले से ही स्टोर है, पास्ट से रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक काम किया है, किसी भी कंपनी ने अभी तक कितने एम्प्लॉई हैं, कितनी सैलरी है उनकी, तो ये सारा ओवरऑल मतलब एक डाटा वेयर हाउस के अंदर इतना सारा हिस्टोरिकल डाटा है, वो सारा का सारा स्टोर होता है एनालिटिकल प्रोसेसिंग का डाटा वेयर हाउस में। और अगर इसका जो हम करंट डाटा पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे है भी, इसमें कर्सर हाईलाइट करती जा रही, चलो इसमें हम डाटा वेयर हाउस का यूज करते हैं, इसमें हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। अरे भाई क्या हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है, फिर हमारी एप्लीकेशंस आ जाती है। तो ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें डाटा माइनिंग, एनालिटिक्स और डिसीजन मेकिंग्स होते हैं हमारी। उसके बाद एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है हमारा ये वाला, और किसके लिए, बिजनेस टास्क के लिए यूज करते हैं। OLAP में हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और इसमें 3NF में होते हैं। नॉर्मलाइज्ड तो होते हैं लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है, कौन सी होती है, 3NF, जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है हमारी, फ्री फ्रॉम होती है, उससे हमें फ्री करना होता है 3NF को। और इसमें जो हम डाटा यूज करते हैं उसमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और डिसीजन मेकिंग सारे किस में आ जाएगा, OLAP में आ जाएगा हमारा। और डे टू डे फंक्शंस और ऑपरेशंस फंडामेंटल हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो हमारा किस में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डिफरेंट बिजनेस टास्क, इसमें हमें मल्टीपल डायमेंशनल व्यू ऑफ बिजनेस टास्क देखने को मिलते हैं OLAP में, और उसके अंदर हमें स्नैपशॉट ऑफ प्रेजेंट मतलब एट
प्रेजेंट हम किन किन ट्रांजेक्शन्स पे काम कर रहे हैं वो सारा हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें, ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो इसमें हमें क्या क्या करना होता है, हम कब किस डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर से क्या डिलीट कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर से, सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में आ जाएगा। इस ओलैप में हम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं, टेराबाइट या फिर पेराबाइट में होता है, पेटाबाइट में, और वहीं अगर इसकी बात करें तो मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट में होता है हमारा डाटा ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे ज्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा होगा तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर इसकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ऑपरेट 5% ऑफ द डाटा। और इसमें हमें कोई भी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं करनी पड़ती ओलैप के अंदर, इसके अंदर हमें कंस्टेंट मेंटेन करने के लिए बार बार इसको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, और डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। इसको हम सिर्फ बैकअप के लिए यूज करते हैं ओलैप को, और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसकी बैकअप और रिकवरी हमें साथ के साथ मेंटेन रखनी पड़ती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने एक बार पैसे ट्रांसफर किए तो हमें सेकंडों के हिसाब से उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आ जाएगा। इसमें लार्ज डाटा सेट होता है तो उसकी क्वेरीज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन इसकी बहुत ही फास्ट होती है और बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरीज होती है, एसक्यूएल क्वेरीज होती है जैसे हमारी, वो हमारा इसका एग्जांपल है। तो इसमें हम डाटा को किन किन कौन मैनेज करता है, सीईओ करता है, एमडी या फिर बहुत हायर अथॉरिटी के पास इसकी एक्सेस होती है ओलैप के अंदर, और इसमें तो कोई भी मैनेजर, क्लर्क, फॉक्स वगैरह मैनेज कर सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का, थोड़ा इससे नीचे लेवल का होता है। एंड ये सिर्फ हम रेयरली यूज करते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें राइट ऑपरेशन बहुत कम होता है ओलैप के अंदर, और सॉरी एनालिसिस के अंदर हमें राइट ऑपरेशन बहुत कम परफॉर्म करने पड़ते हैं, और ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। वहीं अगर इसकी अपडेट करें, मतलब विद लेंथी शेड्यूल बैच ऑपरेशंस, डाटा इज रिफ्रेश्ड ऑन रेगुलर बेसिस, तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसमें अपने आप ही अपडेट्स इनिशिएट हो जाती हैं जैसे ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फोकस ओलैप का कस्टमर होता है, और इसके मार्केट होती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का फोकस किस पे होता है, मार्केट पे होता है। इसका फोकस हम ऑन दी सब्जेक्ट पे करते हैं और इसका एप्लीकेशन पे करते हैं। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट एंड इट इज द यूज फॉर यूजर्स प्रोडक्टिविटी। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिफरेंस ओलैप और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग के भी साथ में। तो आप एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, या किसी भी चीज से रिलेटेड, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस रिलेटेड है, मार्केट रिलेटेड है, या फिर कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इसके अंदर से। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा इसमें पूछा है कि इन डाटा माइनिंग डैश इज अ मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्चुअल क्लस्टरिंग। तो ये क्लस्टरिंग का नाम बहुत बड़ा, मतलब क्लस्टरिंग इतनी ज्यादा है इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर एक पूरी बुक है इसके ऊपर, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसको फिर क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। बिग डाटा के अंदर अगर हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद इसकी स्पेशल एक प्रोग्रामिंग भी है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार बस ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे मेथड पूछा हुआ है, कंसेप्चुअल क्लस्टरिंग इंक्रीमेंटल के लिए हम डाटा माइनिंग में कौन सा यूज करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा कोबवेब। ये सारे भी हैं नाम, इनको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, बट आ सकता है। ये रैंडम क्वेश्चन था एक बारी बिल्कुल ही। तो इसको हम यूज करते हैं ट्री की क्लासिफिकेशन को ऑब्जर्वेशंस में ऑर्गेनाइज करने के लिए इंक्रीमेंटल वे में, वो हमारा होता है कोबवेब, ठीक है। इसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा ट्री टाइप होता है। तो उसमें ऑब्जेक्ट्स, क्लास, कंसेप्ट्स को कैसे लेबल करना है, प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट को कैसे समराइज करना है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारी की सारी किस नोड के साथ कौन सी नोड आनी चाहिए, तो ये सारा हम किसमें, कौन से मेथड से करते हैं, कोबवेब मेथड से करते हैं डाटा माइनिंग के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, Data warehouse contains dash data that is never found in the operational environment। तो ऐसा कौन सा डाटा है कि जो हमें कभी भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में मिलता ही नहीं है दोबारा, तो वो हमारा होता है समरी डाटा, क्योंकि एनकोडेड, एनक्रिप्टेड और स्क्रिप्टेड डाटा तो
ये सारा का सारा हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बैकअप रिकवरी में कहीं भी आ जाएगा, लेकिन एक जो एक तरह से समरी हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमें नहीं मिलती कहीं भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। ऑपरेशंस के अंदर हम समरी का क्या काम होता है, कोई काम ही नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, तो सीधा सीधा एलिमिनेट भी हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सॉरी। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। फेसबुक हेडोप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है और उसको किसके साथ, डीबीएमएस से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। हमें इसमें से ट्रू बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। फेसबुक हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेडोप क्लस्टर। अब में से हर कोई मोस्टली फेसबुक को यूज करता होगा, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ऊपर से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है कि हमें फेसबुक से रिलेटेड कितना पता है। हेडोप 2.0 अलाउज लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसेस ऑफ रियल टाइम डाटा। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसमें सब कुछ यही बता रखा है कि इसमें हम डाटा एनालिसिस की स्पीड को बूस्ट करते हैं, इसमें कैसे हम क्लस्टर की हेल्प से थ्रूपुट परफॉर्मेंस को अपनी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हमें डाटा का लूज बैकअप कैसे होगा। एक 2013 की स्टडी के हिसाब से फेसबुक वर्ल्ड का लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर है, इसमें बहुत ज्यादा 100 ऑफ मिलियंस गीगाबाइट्स का डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, स्क्रीन को रोक के वीडियो को पॉज करके, इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन गिवन है, जो हमने अभी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी है, तो ये दोनों की दोनों करेक्ट है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है। डाटा स्क्रबिंग क्या होती है। फेस की स्क्रबिंग तो हर किसी ने सुनी होगी, है ना, लड़कियों ने तो खासकर पता होगा भाई स्क्रब क्या होता है। तो आप बताओ डाटा स्क्रबिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो a process to reject data from the data warehouse and to create the necessary indexes, and a process to load the data in the data warehouse and to create the necessary indexes, and third one is a process to upgrade the quality of data after it is moved into a data warehouse. सबसे लास्ट है हमारा a process to upgrade the quality of data before it is moved into a data warehouse। देखो इसमें कंफ्यूज होने वाले सारे के सारे ऑप्शन गिवन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है। स्क्रबिंग हम जैसे यूज करते हैं, मोस्टली फेस पे स्क्रब करते हैं बहुत सारे, तो उसको किस लिए करते हैं, हम क्लींजिंग करने के लिए करते हैं, तो हमेशा इसको पहले यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आएगा, इससे हमारी फेस की क्वालिटी क्या हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, जितनी भी डस्ट वगैरह सारे का सारे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसको हम कभी भी डाटा वेयर हाउस में मूव करने से पहले इसको क्वालिटी को अपग्रेड करते हैं ना, जब उसको हम बोलते हैं डाटा स्क्रबिंग। तो इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा, ए प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डाटा बिफोर इट इज मूव्ड इनटू ए डाटा वेयर हाउस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। ये देखो, ठीक है। तो डाटा स्क्रैपिंग की देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, एक तरह से क्लींजिंग करना, हम फेस की भी क्लींजिंग करते हैं ना, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं। तो ये भी ये डाटा स्क्रबिंग है, तो डाटा की क्लींजिंग करेगा। तो इसके ये किसके साथ डील्स करता है, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम डाटा इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा। एक तरह से डाटा की क्लींजिंग करता है और जितनी भी इनकंसिस्टेंसी होती है ना, उनको डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है डाटा के अंदर से। तो उससे क्या हो जाता है, डाटा की जो क्वालिटी है ना, वो बेस्ट हो जाती है, एकदम से इंप्रूव हो जाती है। तो data quality problems are present in single data collection such as files and database. It is a process to upgrade the quality of data before it is moved into a database warehouse. यही स्टेटमेंट एक बिल्कुल गिवन थी जिसको हम अभी पढ़ के आए हैं। तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक साइकिल है रिपीटेड, हमें बार बार, क्योंकि अब आज हमने जितना डाटा स्टोर किया, कल को फिर से नया डाटा आएगा, नेक्स्ट डे फिर नया डाटा आएगा, तो ये साइकिल है, ये रिपीट होता ही रहता है बार बार। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। कौन कौन से स्टेप है, स्क्रीनिंग हो गया, डायग्नोसिस हो गया, डॉक्यूमेंटिंग हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। तो ट्रीटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे 3 मेन स्टेप्स। तो उसके अंदर वो क्या बोलता है, ठीक है, इससे हम एरर फाइंड आउट कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे स्टेप बार बार क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली लुकिंग फॉर सस्पेक्ट फीचर्स इन असेसमेंट क्वेश्चनरीज एंड डाटाबेस। तो इसमें स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, एक सिस्टमैटिक लुकिंग है, ठीक है, कि हम असेसमेंट क्वेश्चनरीज को क्या कर रहे हैं, एज ए सस्पेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद डायग्नोस करते हैं कि उसमें से जो नेचर ऑफ डिफेक्टिव है ना डाटा हमारा, उसको क्या करें, उसका ट्रीटमेंट करें या फिर उसको रिमूव कर दें, मतलब उसको डिलीट करना है, एडिट करना है, छोड़ना है, क्या करना है। अगर उसको हम अपडेट करने से उसके एरर्स रिमूव हो जाएंगे, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, और या अगर उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं परमानेंटली,
कि उसको वहां से उड़ा दो, ताकि वो आगे हम चल के कोई भी हमारे डाटा में इनकंसिस्टेंसी ना क्रिएट करे। इट रिक्वायर्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर पॉसिबल ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन एंड एंट्री प्रोसेसेस। तो अब देखो भाई, ये तो है नहीं कि सबसे पहले हम उसको डिलीट ही मार देंगे, नहीं, पहले हमें उस पे हर एक चीज अप्लाई करके देखनी है, सारे डाटा कलेक्शन एंट्री प्रोसेसेस। तो इसकी बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप में नॉलेज होनी चाहिए हमें डाटा माइनिंग के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, कि उसका जो सोर्स ऑफ एरर है ना वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले जब तक हमें उसके इन डेप्थ तक जाके उसके सिम्टम्स नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वैसे ही डाटा माइनिंग के अंदर होता है कि हमें जब तक उसका एरर, मतलब वो एरर आया किस सोर्स से है, किस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे डाटा के अंदर, जब तक हमें उसका समझ नहीं आएगा ना तब तक हम उस पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो इसलिए उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है डायग्नोसिस के लिए। ये एक तरह से वही ऐसा ही डायग्नोसिस समझ लो जो हम ट्रीटमेंट्स में करवाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बीमारी होती है, कैंसर की डिसीज होती है या कोई और है, तो वैसे ही हमें डाटा को भी डायग्नोसिस करना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है हमारी डॉक्यूमेंटिंग। तो अब इट चेंजेस एंटेल्स leaving an adult trail of errors, detected alteration, additions and error checking and will allow a return to the original value if required। तो अब उस सारे की डॉक्यूमेंटिंग कर दी जाती है कि हमने सॉरी एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, कितने एरर हमने डिटेक्ट किए हैं, कितने अल्टरेशंस किए हैं, कितनों को ऐड किया है, कितनों को ड्रॉप किया है, कितनों को डिलीट किया, कहाँ तक एरर चेकिंग हो गई है हमारी, और हमें कहाँ तक किसी ओरिजिनल वैल्यू अगर जरूरत है तो हमें उस पर रिटर्न करना चाहिए, वो अलाउड करनी चाहिए। तो एक तरह से प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा आ जाता है हमारा डाटा स्क्रबिंग के अंदर। कई बार अब पहले हमें से डेफिनेशन पूछी गई है, अब इसके स्टेप्स भी पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं। तो याद रखना, ट्रीटमेंट या डॉक्यूमेंटेशन में से कोई भी नाम आ जाए तो वो सेम ही है, बट 2 पॉइंट इसके रहेंगे, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रीटमेंट। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद फिर हम लाइव स्टडी किया करेंगे, उससे हमारा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में हम कमेंट भी पढ़ सकेंगे और रिप्लाई भी कर सकूंगी मैं आपका। हाँ, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी भी है JRF with AS के नाम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो वहाँ पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं हमारे नए क्वेश्चन के साथ। A clustering index is defined on the fields which are of a type। अब देखो फील्ड का आ गया, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से रिलेटेड किया था, बोला था ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन की एंड ऑर्डरिंग। हम अभी पढ़ के आए हैं, अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, पढ़ लेना एक, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्स को हम ऑर्डरिंग, फील्ड तो होती है हमारी लेकिन उसकी नॉन की होनी चाहिए वो, ठीक है। प्राइमरी मतलब सर्चिंग एलिमेंट हमारा प्राइमरी की नहीं होना चाहिए। और क्लस्टरिंग इंडेक्स हमारा कैसा होता है, नॉन डेंस इंडेक्स होता है, ये डेंस नहीं होता, नॉन डेंस होता है। अब फिर से हेडूप का आ गया। देखो हेडूप एक बहुत बड़ा बिग डाटा टूल है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 18 में आया था, 19 में फिर से रिपीट हो गया, तो छोड़ के मत जाना इस चीज को। It works with number of related tools. Choose the following. The common tools include। अब इसके अंदर कौन कौन से टूल इंक्लूड होते हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो गूगल एपीआई तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हम किसके लिए यूज करते हैं, आप सब कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी। MySQL, SQL क्वेरीज के लिए तो इसका आंसर आएगा MapReduce, HBase एंड Hive। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं इसके। तो मैं चाहूंगी ये आप खुद से पढ़ो, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आप इसकी डेफिनेशन ही नहीं पढ़ोगे, आप खुद से पढ़ो, जो दिक्कत आ रही है उसको गूगल करो, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी ना तो सिर्फ एक स्पेसिफिक इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अपाचे स्पार्क, मैपरेड्यूस, अपाचे हाइव, अपाचे इम्पाला, माहोट, पिग एंड HBase और अपाचे स्कूप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दूंगी इस बारे में। और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना, जो भी बच्चा लास्ट तक ये देखेगा। आप लास्ट तक प्लीज बने रहना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल एज इट इज। तो PYQ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिलेबस से भी ज्यादा होती है, क्योंकि सिलेबस इतना आता है हम कवर कर ही नहीं पाते पूरा का पूरा। टैब्ल्यू और टैगी 10 है, अपाचे स्ट्रॉन्ग और ये सारे। तो आप वीडियो को पॉज कर करके या तो नोट्स बना लेना इसके अच्छे से, या फिर लर्न कर लेना, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे। मैच द फॉलोइंग में 5-6 कवर अप हो रखे हैं, देख लेना चाहे तो।
तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फिर ये सेम ही है शायद, हाँ सेम ही आ गया क्वेश्चन गलती से। तो इसका आंसर मैंने अभी अभी देखा है, मैप रेड्यूस एच बेस एंड एच हाइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। विंडो एज्योर इज ए क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड हमारी स्टेटमेंट है गूगल ऐप इंजन इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर विद अदर्स। Amazon क्लाउड फ्रंट इज ए वेब सर्विस फॉर कंटेंट डिलीवरी। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है, अगर जिन भी बच्चों ने कॉमन सेंस भी लगा लिया होगा ना इजीली, जिनको नहीं पता इनके बारे में कि ये क्या होता है, लेकिन गूगल हर कोई यूज करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो गूगल वाला उठाओ, गूगल ऐप इंजन इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर विद अदर्स। तो क्या कभी भी गूगल के थ्रू किसी ने किसी से मैसेज के से पे बात करी है, कम्युनिकेशन की है, कोई कुछ शेयर किया है, जैसे अगर कोई सर्विस है ऑनलाइन वगैरह नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, वहां से जनरेट वो फेच कर सकते हैं उसको, उससे रिलेटेड हम गूगल पे काम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन वाला तो सिस्टम है ही नहीं। तो अगर बी को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, ऑप्शन 1 से गया बी, 3 में भी और 4 में, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए और सी। तो बिना सोचे समझे इसको ए और सी पे लगा के आ जाना, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम अगर कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट कर देंगे ना, तो तब भी हमारे क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो जाते हैं बहुत इजीली। ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो 17, 18, 19 और 20, ये हडूप टूल हमारा इतना फेमस हो रखा है डीबीएमएस वाले चैप्टर में, वो उसका फेवरेट है यूजीसी नेट का, एनटीए का, वो छोड़ता ही नहीं है इसको। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। वैसे तो अगर ये वाली वीडियो जिसने कंप्लीट देख ली वहां से इसका कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे छोड़ के जाते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, यही टॉपिक्स हैं जो हमें हमारा एग्जाम क्लियर करवा के नेट या जेआरएफ की लिस्ट में लेके आते हैं। द डाटा नोड एंड द नेम नोड इन हडूप आर। तो हमारी सबसे पहले आती है नेम नोड। नेम नोड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नेम जो हाई वो होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर नोड बोलते हैं। तो हमारा डाटा नोड क्या हो जाएगा, वर्कर नोड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। पहले डाटा नोड सीक्वेंस सेम रखना है, डाटा नोड पहले पूछा है तो वर्कर नोड पहले आएगी, नेम नोड बाद में पूछा है तो मास्टर नोड बाद में आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, बी लगा के आ जाएंगे इसके चक्कर में। तो हमेशा याद रखा करो, चाहे कोई न्यूमेरिकल हो, कोई क्वेश्चन हो, जिस सीक्वेंस में पूछाना हमें हमेशा उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। अब ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नेम नोड हमारी मास्टर नोड होती है और डाटा नोड हमारी वर्कर नोड होती है, लेकिन वो उसका सीक्वेंस नहीं देखते, बस आंख बंद करके आंसर लगा देते हैं उस पर, और उसकी वजह से छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा इन रेफरेंस टू बिग डाटा। बिग सारा का सारा बिग डाटा से रिलेटेड ही चल रहा है, ये डीबीएमएस के अंदर है। तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना, इंडेक्सिंग और बिग डाटा कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कंसिडर दी, हमारे पास 3 डाटाबेस है, मेम मेमकैच्ड, कफ डीबी, काउच डीबी एंड इनफाइनाइट ग्राफ। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से अप्रोप्रिएट है हमारे बिग डाटा के रेफरेंस में। तो ये तीनों के तीनों डाटाबेस हम यूज करते हैं। ये देखो, it is high performance user friendly in memory store data, it provides a mature scalable open source solution। सब मिली रिस्पॉन्स स्पीड, इसकी स्पीड सब मिली सेकेंड के हिसाब से होती है, तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ओपन सोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको इसकी जिसकी वजह से हमारा कैशे सेशन क्या हो जाता है, बहुत स्टेबल हो जाता है। और हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रियल टाइम वेब में, मोबाइल एप्स में, गेमिंग में, एडटेक और ई कॉमर्स सिस्टम में हमारा क्या ये यूज होता है, बिग डाटा के रेफरेंस में। तो CouchDB the prominent big data analytics tools that use non-relational database। non-relational database के लिए हम किसको यूज करते हैं, CouchDB को करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है MongoDB, Cassandra, Oracle, NoSQL and Apache CouchDB। It is a database for document storage। ये document storage के लिए, और वो हमारा क्या था, इन मेमोरी डाटा स्टोर के लिए था। इसमें हमें it provides the ability to store documents with unique names। unique names से कैसे, as well as an API। API is known RESTful HTTP API for reading and modifying, adding, editing और deleting database documents। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। Documents are the fundamental unit of data in CouchDB and they also contain metadata। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो मेटा डाटा भी कंटेन करता, तो वो क्या आ जाएगा, CouchDB। कभी भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ो ना, तो उसमें से देख लिया करो कितने क्वेश्चन और बन रहे हैं, कि हाँ अगर अभी ये आया तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम अगर कुछ बन सकता है तो वो क्या आएगा। तो इससे अगर खुद से क्वेश्चन पुट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे ना उसी डेफिनेशन में, तो माइंड में बैठी रहती है चीजें, इजीली हम उसको कैच कर लेते हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
Infinite graph is a distributed graph database developed in Java and C++. ठीक है, जिसने जावा और C++ पढ़ी होगी उसको पता ही होगा। वैसे तो जो नेट की तैयारी करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भागते ही हैं दूर, लेकिन फिर भी it belongs to a class of not only SQL database system that emphasize graph data structures. Infinite graph is used by developers to discover useful and frequently hidden responsibility relationships in highly connected complex big data sets. तो इसमें डायरेक्ट एज ए ग्राफ हम यूज करते हैं इसको, ताकि हम इजिली थोड़ी कोडिंग को अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट ग्राफ्स के ऊपर डिपेंड करें और एसक्यूएल नॉट ओनली एसक्यूएल की बजाय बाकी चीजों को भी यूज करें। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ने के लिए दी हैं, उसी के अंदर से इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं भाई, जितने बच्चे भी वीडियो देखते हैं क्या वो लास्ट तक देखते हैं, और अगर देखते हैं तो होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर रहना चाहिए, मैं वेट करूंगी। सो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ। डाटाबेस का जो रहेगा वो हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके, 2 पार्ट आएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर कंटेंट रिलेटेड टू द यूजीसी नेट। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। हैव ए नाइस डे।